अब जो आपको याद रखना है एज इंजीनियर, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं आपको हर वक्त तो डाटा दे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज में पहली जो फ्लूइड प्रॉपर्टी आपको देखनी है दैट इज फर्स्ट डेंसिटी। बहुत बेसिक फंडामेंटल हम लोग शुरू करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। अब जहां गलती होगी वो देखिए, डेंसिटी को ही मास डेंसिटी भी बोलते हैं, दैट इज मास डेंसिटी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल रो। बहुत बेसिक है, लेकिन डेंसिटी की जगह मास डेंसिटी पूछता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या पूछ दिया उसने। तो दोनों का नाम जानते रहेंगे, डेंसिटी इसे बोलिए या मास डेंसिटी बोलिए। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी। हेडिंग रहेगी आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी में पहली हेडिंग डेंसिटी या मास डेंसिटी उसी को बोलते हैं, और सिंबल इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज रो। लिखिएगा इट इज the ratio of mass of the fluid, it is the ratio of mass of the fluid, it is the ratio of mass of the fluid to its volume. It is the ratio of mass of the fluid, mass of the fluid to its volume, that is rho equal to mass of the fluid to its volume। और ये बेसिक हाई स्कूल से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं m अपॉन v। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज दिस यूनिट? मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें आप लिख सकते हैं यूनिट लिख लेंगे आप, बहुत फंडामेंटल है, केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज डायमेंशन? दैट इज केजी का m, मीटर क्यूब का l, चूंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा ml⁻³ ये दो इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम SSC JEE में भी पूछा गया है, इसलिए इग्नोर कोई भी चीज हम लोग नहीं करेंगे। यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी डायमेंशन क्या है? ml⁻³ दिस इज यूनिट। अब जो आपको याद रखना है एज इंजीनियर, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं आपको हर वक्त तो डाटा दे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखनी है। तो लिखिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट वर्ड ये है 4 डिग्री सेल्सियस आपके लिए। जो डेंसिटी वाटर की डिफाइन की गई है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यही इस डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की, मैक्सिमम डेंसिटी है, एंड दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। बहुत छोटी चीजें हैं इसको, लेकिन इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पूछा जाता है कि ये कितने टेम्परेचर पर डिफाइन किया गया है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या जवाब होगा आपका? 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेंसिटी डिक्रीज करती है, आगे चलकर अभी हम देखेंगे भी, टेम्परेचर बढ़ने की डेंसिटी डिक्रीज करती है। वाटर एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, बिकॉज ऑफ इस हाइड्रोजन बाइंडिंग, वाटर ही एक ऐसा आपका लिक्विड है जो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करता है। 0 से लेकर के 4 तक इसकी डेंसिटी बढ़ती है, 4 पर मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर से इसकी डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो हमें अभी याद रखना है फिलहाल व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन कब है ये? दैट इज एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम जिस पर हैं, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4। तो आपसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है ये, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे।
डेंसिटी मैक्सिमम वही है जो 4 डिग्री पर डिफाइन की गई है, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, दैट इज 1000 kg/m³। ये नहीं कि यहाँ पर मास डेंसिटी बोल दे तो आप समझेंगे कुछ और डेंसिटी का कोई और तरीका होता है, नहीं, डेंसिटी को ही मास डेंसिटी बोलते हैं और वाटर की जो डेंसिटी 1000 है यही मैक्सिमम डेंसिटी है। इसी पर ही डिफिनीशन बनी है डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg/m³। अब आपसे अगर पूछा जाए थोड़ा सा इफेक्ट देखिए, सपोज हमारे पास एक टैंक है और इसके अंदर वाटर है, समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर वाटर हमने भर लिया है, इसको बर्नर पर हम रख करके और इस पर इसको हीट सप्लाई करें अगर हम, तो हम जहाँ देखिएगा, मान लीजिए ये पूरा ना भर करके हम यहाँ तक इसको भरे हैं, यहाँ तक आपका वाटर है। नॉर्मल लाइफ में आप डेली देखते हैं, इसको आप गर्म करिए, क्या होगा? जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस वाटर का, तो कुछ वाटर के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर ये रूल है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। तो क्या करते हैं, वो अपने सरफेस को छोड़कर आगे निकल जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं, और धीमे धीमे बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस क्या होता है, शुरू होता है, इसके अंदर वेपर बनना शुरू होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए लिक्विड का जब आपने हीट नहीं किया था तब वॉल्यूम ज्यादा था, या इस वक्त जब वेपर बन गया तब वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा वॉल्यूम बाद में ज्यादा है, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या करा, बढ़ गया, क्योंकि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। लिक्विड थोड़ी जगह में आ जाएगा और गैस को स्टोर करने के लिए ज्यादा चाहिए, तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, इसलिए वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डिफेक्ट डेंसिटी पर क्या पड़ेगा, देखिए मास चेंज नहीं हो सकता है, जितना है लिक्विड उतना ही रहेगा। वॉल्यूम क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ना शुरू करेगा तो मास अपॉन वॉल्यूम, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, कम होगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, और हल्का होने लगता है, जैसा आप बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि लिक्विड विल ट्राई टू वेपराइज और इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द लिक्विड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। तो आप वाटर की अब ये एक फिलॉसफी है वाटर के साथ, आप वाटर की डेंसिटी शुरुआत में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे और आप सोचे कि वाटर के साथ ये बिहेवियर हो जाए, तो वाटर के साथ ऐसा नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की डेंसिटी बढ़ती है, यही इसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, जो नॉर्मल लिक्विड के साथ नहीं होता है। ये अनप्रेडिक्टेबल इसका बिहेवियर है कि शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मल लिक्विड होगा, डेंसिटी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बढ़ती है बिकॉज ऑफ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप डेंसिटी इसकी बढ़ती है, 4 डिग्री के बाद फिर वो नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, इसकी डेंसिटी क्या करना शुरू करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी। लेकिन 4 डिग्री तक इसकी डेंसिटी बढ़ती है और सबसे मैक्सिमम हो जाती है 1000। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एकदम इग्नोर नहीं करेंगे हम, छोटे एकदम बेसिक फंडामेंटल से टॉप तक ले चलेंगे। सेकंड लिखेंगे, दैट इज प्रेशर का भी इफेक्ट आप देख सकते हैं डेंसिटी पर। अभी 1 मिनट रुक जाइए, इस सेकंड को छोड़िए, अभी डेंसिटी पर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्या होगा, जिससे मान लीजिए डेंसिटी है आपकी, इस पर 2 चीजों का इफेक्ट आप चेक कर लीजिए, प्रेशर का और दैट इज टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक फेमस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल के लिए, इसके अंदर कोई आपने फ्लूइड इसके अंदर भर दिया है, समझिएगा। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ये पिस्टन अंदर जाएगा। तो जब पिस्टन अंदर जाएगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए, बढ़ाने पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, अभी वॉल्यूम इतना था, जब इसको आपने कंप्रेस किया तो फाइनल पोजीशन यहां कहीं आ गई इसकी। अब वॉल्यूम पूरा इतना था, अब वॉल्यूम कितना बचा, इतना, यानी वॉल्यूम क्या कर गया, कम हो गया। तो इंक्रीज अगर प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, कम होगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या क्या होगा, कम होगा। और अगर वॉल्यूम कम हुआ, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे लास्ट समय तक आप जानते रहे। छोटी चीजें डेंसिटी इंक्रीज करेगी।
अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज स्पेसिफिक वेट इसे ही वेट डेंसिटी बोलते हैं, वेट डेंसिटी, और नॉर्मली ऐसे सिंबल स्मॉल w समझिए इसको की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। हमारी आदत है कि हम पहले वर्ड को बहुत सीरियसली समझते हैं, स्पेसिफिक वेट को, और कंपटीशन की आदत है उस वेट डेंसिटी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक वेट भी वेट डेंसिटी ही है, जैसे डेंसिटी और मास डेंसिटी एक है वैसे ही स्पेसिफिक वेट भी क्या है, वेट डेंसिटी। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं ताकि वहां आने के बाद नया न लगे आपको। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट एंड दैट इज W। लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ weight of the fluid, it is the ratio of weight of the fluid to its volume. It is ratio of weight of the fluid to its weight of the fluid to its volume. Specific weight equal to weight of the fluid to its volume. That is weight of the fluid to its volume. Is it okay? Weight of the fluid to its volume. स्पेसिफिक वेट को डिफाइन किया गया रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। अच्छा, किसी चीज का वेट का क्या फार्मूला होता है, m इंटू जी। वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा जब बताइएगा, m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम v। फिर से देखिए m इंटू जी अपॉन v। अब बताइए जरा, तो मास अपॉन वॉल्यूम अभी बताया गया डेंसिटी होती है, इसका मतलब स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर रो लिख देंगे आप, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज रो इनटू जी। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेसिफिक वेट आपसे पूछा जाए वाटर का क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप निकाल सकते हैं। दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 और जी की वैल्यू 9.8, तो आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा चीज आप और लिखिए, जहां पर पिछले टॉपिक पर आपने डेंसिटी ऑफ वाटर लिखा था वहां एक पॉइंट और आप इंसर्ट करिए, डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये 2 फ्लूइड का आपको पता होना चाहिए। लिखिएगा, नोट कर दीजिए, वहां पर नोट लिखिएगा, दैट इज नोट प्रीवियस उसमें फर्स्ट टॉपिक में उसमें लिखिएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा याद होना चाहिए एज इंजीनियर भी आपको। दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम डेंसिटी ऑफ वाटर। मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का कितना गुना होती है, 13.6। तो कितना होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर बताया जाए 13.6, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10 पावर 3 या 1000, कितना हुआ 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये याद रखेंगे आप हमेशा। डेंसिटी ऑफ मरकरी भी क्या होती है, वाटर की भी याद होनी चाहिए, मरकरी की भी याद होनी चाहिए। कोई अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं, इसलिए टेम्परेचर को इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि इसने टेम्परेचर पर बोला गया है। नॉर्मली जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर होता है उस पर डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 पावर 3, 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भारी है एक प्रकार से देखा जाए इन कंपेयर टू वाटर। वाटर का केवल कितना होता है 1000, और ये कितना है 13600 है। तो कौन भारी हुआ आपका, मरकरी। मरकरी भारी होता है। तो अब हम इस पे आते हैं फिर से, दैट इज स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रो इंटू जी। तो अगर स्पेसिफिक वेट आपसे पूछा जाए वाटर का तो आप निकाल लेंगे, दैट इज स्पेसिफिक वेट वाटर का बताइए जाए तो H2O कितना होगा, रो कितना है 10 पावर 3 1000, जी की वैल्यू 9.8, कितना हो जाएगा बेटा 9800 kg पर मीटर
क्यूब। अगर स्पेसिफिक वेट आपका Hg का पूछ दे तो क्या बताएंगे? 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 9.8। कैलकुलेटेड कितना आ रहा है? कैलकुलेटर जरा बताइए। 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू 9.8, ये आपका 9800 आएगा, उसमें 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द मरकरी? यस 133,280 kg पर मीटर क्यूब। याद नहीं करना है डाटा, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। छोटे सवाल हैं बट ये है, फोकस नहीं करेंगे तो वहाँ सॉल्व नहीं होगा। कुछ आपको लगेगा बड़ा है, स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी आपको समझ में आएगा तो रो इंटू जी आपको करना है। एंड डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए कोई डाटा वो नहीं देगा, क्योंकि एज इंजीनियर आपको पता होना चाहिए मरकरी और वाटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मरकरी की क्या डेंसिटी होती है और वाटर की डेंसिटी, दोनों का सरफेस टेंशन आपको याद होना चाहिए। मरकरी का कितना सरफेस टेंशन होता है, वाटर का सरफेस टेंशन एयर के साथ क्या इंटरफेस पे होगा। आगे चल करके सरफेस टेंशन में हम लोग इसको भी कवर करेंगे, याद करेंगे। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अब आपसे पूछा जाए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक वेट किस पे डिपेंड करता है? रो और जी पर। स्पेसिफिक वेट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? दैट इज रो इंटू जी। ध्यान से समझिएगा, दैट इज रो इंटू जी। दो फैक्टर है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और जी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक वेट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी का तो हमने देख लिया, दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसको अलग से हमने देख लिया है। स्पेसिफिक वेट जो है दैट इज डेंसिटी पे डिपेंड करता है और जी पर। ध्यान समझिए, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। रो तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, किस पर बेटा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ा था, डेंसिटी डिक्रीज की थी। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हुआ था, डेंसिटी इंक्रीज की थी। ये तो हमको पता है, जो इफेक्ट यहां पर होगा वही इफेक्ट W के साथ होगा। अगर आपसे किसी ने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक वेट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर चूंकि डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी कम होगी तो स्पेसिफिक वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो इफेक्ट प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो W भी क्या करेगा? बढ़ेगा। और G दिस इज लोकेशन डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, G क्या है? लोकेशन डिपेंडेंट। आज G धरती पर है, अगर आप चांद पे जाएंगे दैट विल बिकम G/6। इसका मतलब है दैट इज डिपेंड ऑन लोकेशन। G इज व्हाट? लोकेशन डिपेंडेंट। कहां पर आप हैं? अगर स्पेसिफिक वेट आप जमीन पर देखते हैं यहां पर, और आप चांद पे चले जाइए, दोनों में 1/6 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि G चेंज हो जाएगा। अभी G कितना है? 9.8 है। G/6 कर लीजिए, चांद पे पहुंच जाएंगे आप। तो आपका W डिपेंड करता है रो पर। रो टेम्परेचर, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये पता हो गया, G पर। यानी 3 सवाल आपसे बन सकते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक वेट क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी का देख लीजिए इफेक्ट, घटेगा। प्रेशर बढ़ाने पर स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा। और लोकेशन पर डिपेंड करता है, तो लोकेशन जैसा बोलेगा वैसा हम चेक कर लेंगे। चांद इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि फेमस है, ये हमको पता है, बाकी दुनिया को याद नहीं करना है हमको ये पता है अर्थ का 1/6 होता है ग्रेविटेशन। कहाँ पर? मून पर। तो हम लोग उसको याद है। अगर हमसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक वेट यहाँ पर आपका 60 है मान लीजिए, तो आप बताइए वहां पर कितना होगा, तो 1/6 आप कर देंगे, क्योंकि G पे डिपेंड कर रहा है वो। क्या यूनिट होगी? निकालिए जरा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ W? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट W, यूनिट बताएंगे। दैट इज रो इंटू G। G क्या होता है? डेंसिटी का क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। एंड G क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ही है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर मीटर से कैंसिल, बचा kg अपान मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। दैट इज यूनिट। इंपॉर्टेंट है, कम पूछा जाता है बट ये है, आपको पता होना चाहिए छोटे एग्जामों के लिए, खास करके JEE के लिए। kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। स्पेसिफिक वेट के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज
स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड फ्लूइड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और याद रखिए इसे एस ऐसे एक सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक के लिए भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of density of fluid to density of standard fluid, underline, to the density of standard fluid, density of fluid to the density of standard fluid in case of liquid. In case of liquid, standard fluid is water, underline. In case of liquid, standard fluid is water, and इन केस ऑफ गैसेस, फ्लूइड में दोनों आएंगे, लिक्विड और गैस दोनों, तो लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा आपका, वाटर होगा। एंड इन केस ऑफ गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, और अथवा अगर एयर नहीं है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन, ये दो याद रखेंगे आप, एयर एंड हाइड्रोजन गैस में, और लिक्विड में वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड की संज्ञा दी गई है। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकाल रहे हैं उस फ्लूइड का डेंसिटी ले लीजिए, उसका रेशियो किससे कर दीजिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर वो लिक्विड फ्लूइड है तो आप उसके लिए वाटर की डेंसिटी से भाग दे दीजिए, अगर वो गैस कोई है तो उसके साथ एयर की डेंसिटी या हाइड्रोजन की डेंसिटी से भाग दे दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, दोनों डेंसिटी का रेशियो है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, चूंकि दोनों डेंसिटी का रेशियो है इसलिए डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगी। इट इज यूनिट, इट इज यूनिटलेस एंड इस डायमेंशन इज m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, है नहीं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन पूछता है, इसलिए जानते रहिए। पावर 0 का मतलब खत्म, एक, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी सवाल बनते हैं कि आपकी यूनिट नहीं है फिर भी इस फॉर्म में आपको लगेगा, ये पावर कहीं है, सब पे 0 लगा हुआ है लेकिन एक है, एक ये है ना होने के बावजूद भी अपनी प्रेजेंस है इसकी, m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। अगर आपसे अब पूछा जाए निकालिए डेंसिटी ऑफ, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, S इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में कौन, अगर लिक्विड है तो बोलो भाई, लिक्विड है तो वाटर, H2O, पता है डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस की ही ली जाएगी 1000। और अगर आपका डेंसिटी एयर, लिक्विड अगर गैस है, फ्लूइड, दैट इज एयर ऑब्लिक हाइड्रोजन, इसकी डेंसिटी की जरूरत नहीं, आपको पेपर में देगा। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज लिक्विड है अगर डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड की लिक्विड तो ये वाटर के फॉर्म में होगी, और अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस का लेना है तो आपको एयर लेना है या तो हाइड्रोजन लेना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायमेंशन आपका कोई नहीं है, इसका डायमेंशन लेस भी है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सवाल इस पर आएगा आपका, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, अगर आपसे पूछे, ये वाटर का पहले निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ध्यान सुनिए, लिखिए नहीं, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, तो क्या करना है, जिसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे, स्पेसिफिक ग्रेविटी H2O का पूछा है, क्या करना है,
ऊपर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? जिसका पूछा है उसका। किसका पूछा है? वाटर का। तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लीजिए ऊपर, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड अगर है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर। तो वाटर का पूछा है तो वाटर लिक्विड में आता है, तो कौन सा स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा? वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों सेम है, इसका मतलब 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का कितना होगा? 1। अगर आपसे कहा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का निकालिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का, तो मरकरी का डेंसिटी लेंगे, दैट इज 13.6 टाइम 10 पावर 3, दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी। मरकरी किस में आता है? गैस में आता है या लिक्विड में? लिक्विड में। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन होगा? वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3, कैंसिल, दैट इज 13.6। गुड। थर्टीन 13.6। बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टी में अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज कवर की हैं। कौन कौन सी? मास डेंसिटी या डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम से। उसके बाद स्पेसिफिक वेट हमने कवर किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ किसी भी फ्लूइड का, मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उसने दे दिया, कहा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करिए, तो आपको उस क्वेश्चन में क्या डिमांड होगी कि तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी बता दो, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड अगर फॉर्म में है तो हमारा लिक्विड के स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर की डेंसिटी हमें पता है। तो आपको किसी भी अननोन लिक्विड या गैस का अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करिए, तो उससे आपकी डिमांड सिर्फ इतनी होगी कि हमें उस भी लिक्विड की हमको डेंसिटी मिल जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी हमको पहले से ही मालूम है। क्लियर? 4 टॉपिक, एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक सिंबल से। कॉम्प्रेसिबिलिटी नाम से क्लियर है। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू कॉम्प्रेस। किसी भी सब्सटेंस को जो आप जितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी कहलाती है। अगर आप कॉम्प्रेस नहीं कर पाए, इसका मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस को की जो कंप्रेस होने की एबिलिटी है उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये एक बेसिक डिफिनीशन है कंप्रेसिबिलिटी की। का मतलब ये है इसके शब्द से कि एबिलिटी टू कंप्रेस हो जाने की एबिलिटी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी। तब साइंस में मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, लिख लीजिए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। बट इसकी डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए कि आपको कंप्रेसिबिलिटी क्या है, हमें जो एबिलिटी मिली है किसी सब्सटेंस को कंप्रेस करने की, वही कंप्रेसिबिलिटी है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस के। It is the reciprocal of bulk modulus K, where bulk modulus is compressive stress upon volumetric strain. Compressive stress upon volumetric strain.
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इट मीन्स यहां से देखें तो बीटा इज इक्वल टू 1/k। रेसिप्रोकल है, इक्वल टू आप लगाएंगे कांस्टेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा इज इक्वल टू 1/k और k आपका है बल्क मॉडुलस जिसकी वैल्यू है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके क्या निकाल लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी निकाल लेंगे। अब आप समझिए कि k की वैल्यू निकलेगी कैसे। सपोज हमारे पास वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारे पास है, ध्यान समझिएगा। दिस इज पिस्टन, ये आपका अरेंजमेंट है सिलेंडर का, फिक्स है और पिस्टन मूव कर सकता है इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, सपोज इसके अंदर कोई गैस है एंड इनिशियल में जब पिस्टन इस पोजीशन पर है तो इसका वॉल्यूम V है और इसका प्रेशर क्या है, P है। इनिशियल में जब पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन इस वक्त एट ए टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर, इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, V, और उसका जो प्रेशर अंदर का है दैट इज P। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको कंप्रेस करना है, क्योंकि आप कंप्रेसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट से। तो आप इसको कंप्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पिस्टन आपका यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा और ये गैसेस किसके अंदर चली आएंगी, ये इसके अंदर चली आएंगी, भर जाएंगे, इसके अंदर चले आएंगे। क्या हुआ, जैसे आपने इसको कंप्रेस किया प्रेशर इंक्रीज किया होगा और वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। वॉल्यूम क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा और प्रेशर क्या कर गया है, इंक्रीज किया हुआ है। प्रेशर इंक्रीज मान लीजिए कहां से कहां हुआ है, P से P प्लस dP हो गया, दैट इज P से कहां चला गया, P प्लस dP, यानी dP अमाउंट प्रेशर क्या कर गया, बढ़ गया। वॉल्यूम के साथ उल्टा होगा, वॉल्यूम घटेगा इसका। तो वॉल्यूम मान लीजिए अभी V था तो बचा हुआ वॉल्यूम होगा V माइनस dV, जो कम हो गया डिफरेंशियल अमाउंट क्योंकि आपने कंप्रेस किया था, दैट इज V माइनस dV। तो ये इनिशियल कंडीशन प्रेशर P से यहां पहुंच गया और वॉल्यूम V से यहां पर पहुंच गया। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या स्ट्रेन का जो मीनिंग है, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहां पर इंट्रोडक्शन के लिए स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल इज कॉल्ड स्ट्रेन, नॉट लेंथ नॉट वॉल्यूम, कुछ भी नहीं। जो चेंज हुआ है उसका ओरिजिनल के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर लीनियर स्ट्रेन की बात करेंगे आप तो आप लेंथ विड्थ हाइट की बात करेंगे आप कि लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा एल है मान लीजिए, तो डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन निकल जाएगा, दैट इज लीनियर स्ट्रेन। ऐसे ही कॉन्सेप्ट से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज कितना है वॉल्यूम का, अपॉन ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था। तो अगर आप इस केस को देखो तो स्ट्रेन की वैल्यू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आपसे पूछे कोई तो क्या बताएंगे आप, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज dV, व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम इज, दैट इज dV, and what was the original volume, V, dV by V। लेकिन नेगेटिव साइन लगाया गया, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए dV by V के बाद आपने क्या लगाया है, माइनस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, स्ट्रेन इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और चूंकि वॉल्यूमेट्रिक है तो आप यहां से ऐसे लगा देंगे, दैट इज स्ट्रेन V इज इक्वल टू माइनस dV by V। तो ये आपको एक तो पता होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस dV by V। अच्छा, स्ट्रेस चूंकि, कंप्रेसिव स्ट्रेस चूंकि लोड और फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, इन्हीं दोनों के बेसिक डिफरेंस है आपका स्ट्रेस में। जो आपका प्रेशर है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, एंड व्हाट इज द स्ट्रेस, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों का मीनिंग एक है, बस
टेक्निकली ये है कि एक एक्सटर्नल इफेक्ट का है, एक इंटरनल इफेक्ट का है। जैसे आप कोई एक रॉड आप लीजिए, इस रॉड को आप खींचना शुरू करिए पी फोर्स से। जब आप इसको खींचते हैं तो एक्सटर्नल इफेक्ट है आपका, लेकिन जैसे ही पी फोर्स आपने लगाया, इस रॉड के अंदर के फाइबर एक इस पुल का विरोध करते हैं, रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रजिस्टिव फोर्स Fr। ये फोर्स अगर पर यूनिट एरिया आप लेते हैं तो यही बन जाता है स्ट्रेस, क्योंकि रजिस्टिव फोर्स आपने लिया, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स। अब बाहर से अगर आप ले लेते हैं तो आपका वही फोर्स पर यूनिट एरिया लो प्रेशर बन जाता है आपका, दैट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस या आप प्रेशर की बात करें, दोनों मैथमेटिकली क्या है, आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, सेम है। तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेस की जगह पर आप यहां पर दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब कितना चेंज प्रेशर का हो रहा है इस प्रोसेस में, दैट इज P से कितना हुआ, P प्लस dP। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना चेंज हुआ, दैट इज dP। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ K? K इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर dP upon what is the volumetric strain, minus dB by V, that is minus dB by V। K is equal to dP upon minus dB by V। This is called bulk modulus formula। इसको डिफरेंट फॉर्म में भी हम लाएंगे, फिलहाल जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है दैट इज dP अपॉन माइनस dP by V। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और ये चेंज ऑफ प्रेशर है। K इज इक्वल टू dP अपॉन माइनस dB बाई V। इसको अब हम चेंज करेंगे दूसरे, dP अपॉन माइनस dB बाई V। अच्छा, एक बात बताइए, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, जो भी गैस अंदर थी उसकी डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी चेंज हो सकती है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कभी मास चेंज नहीं होता है। यानी अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो दबाने से 11 नहीं हो जाएंगे ना 9 हो जाएंगे, 10 के क्या रहेंगे, 10 ही रहेंगे। यानी मास चेंज नहीं होता, चेंज वॉल्यूम होता है कि वो पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, दूर फैल जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया जाए तो m आ जाएगा, और ये m क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, m कांस्टेंट होता है, क्योंकि m चेंज नहीं हो सकता है। तो रो इंटू v क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। अगर आपको यहां से डिफरेंशिएट करना है मान लीजिए, तो आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या करेंगे, रो इंटू dv दैट इज v, रो इंटू dv प्लस v इंटू डी रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। बोलिए, इसको इधर लेके चले आएंगे हम, दैट इज रो इंटू dv इज इक्वल टू माइनस v इंटू डी रो। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, माइनस dB बाई v। यहां माइनस को इधर लाइए, माइनस dV बाई, नीचे लाइए v को, v इक्वल टू माइनस हट गए यहां से, डी रो बाई रो। इसका मतलब है कि आप जहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसकी जगह डी रो बाई रो भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को यहां चेंज कर लेंगे, दैट इज k इक्वल टू क्या आ जाएगा, dP अपॉन इसकी जगह पूरा क्या, डी रो बाई रो, रो ऊपर जाएगा, k इज इक्वल टू रो dP बाई डी रो। तो दूसरा फार्मूला, कंफ्यूजन 1% नहीं होना चाहिए, जहां हो आपको तुरंत डिराइव करिए, कोई कठिन डेरिवेशन नहीं है। दो फार्मूले है, k इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फॉर्म में dP अपॉन माइनस dV बाई v, दूसरा रो dP अपॉन डी रो। अब अगर आपसे पूछा जाए कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई k। तो बीटा इज इक्वल टू 1 बाई k की वैल्यू रो dP बाई डी रो, और यहां से देखिए बीटा इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो dP। और यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई चीज जो कंप्रेस नहीं की जा सकती है
दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल। कोई भी सब्सटेंस अगर उसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा, इनकॉम्प्रेसिबल। तो इनकॉम्प्रेसिबल होगा, इसका मतलब है बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई भी फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, इसका मतलब है बी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी इसकी, 0। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो बीटा क्या होगा, 0। और अगर ये 0 हुआ, किसी पर्टिकुलर प्रेशर है कहीं पर भी ये 0 हुआ, तो इसका मतलब है ये किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो चीज कांस्टेंट होती है। इसका मतलब डेंसिटी क्या रही होगी उस फ्लूइड की, कांस्टेंट रही होगी। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल सिबल फ्लूइड डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज ना करे उसे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं, जिसके लिए बी का इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बीटा इक्वल टू 0। फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड रो इक्वल टू कांस्टेंट एंड बीटा इक्वल टू 0। तो कोई भी फ्लूइड देखिए कंफ्यूजन यहां अगर आपसे कहा जाए कि इनकॉम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, कोई फ्लूइड नॉन विस्कस है, इसका मतलब ये नहीं है विस्कोसिटी कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, नॉन विस्कस का मतलब होता है विस्कोसिटी होती ही नहीं है, विस्कोसिटी इक्वल टू 0। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ये नहीं होता डेंसिटी नहीं होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ये इनकॉम्प्रेसिबिलिटी है। जैसे जितनी भी लिक्विड, जैसे वाटर है आपका, सपोज फॉर एग्जांपल है वाटर को आप लीजिए H2O, आपको मालूम है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस कितनी आ रही है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए डेंसिटी ये है आपकी, कितने प्रेशर पर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, 100 बार कर दीजिए। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है, आगे मैनोमीटर में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार 1.01325 है आपका, लेकिन नॉर्मली 1 बार बोलते हैं। 1 बार पर आपकी डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अब इसको आप 100 टाइम कंप्रेस करिए, कितने बार पे आ जाएंगे अब आप, 100 बार पर, 100 बार 100 गुना कंप्रेस करिए, इसको दबाइए। व्हाट विल बी डेंसिटी, दैट इज एट 100 बार डेंसिटी विल बिकम 1003 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, 100 गुना दबाने पर इसकी डेंसिटी कितना चेंज की, 1000 से 1003। है नहीं इनकॉम्प्रेसिबल, लेकिन ये इनकॉम्प्रेसिबल की तरह बिहेव कर रहा है, इसके डेंसिटी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट किया जाता है। होता नहीं है, ट्रीट किया जाता है। फ्लूइड वाटर को इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि 100 बार पर भी इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती। 1 बार पर भी 1000 थी, 100 बार जब आपकी 100 गुना दबाया उसको तो 1003 हुई है। इसका मतलब बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हुई। प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। तो बढ़ी तो है डेंसिटी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि आप इसको कंप्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में रख सके। इसीलिए कभी भी फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, तो वाटर जब भी आपका आएगा डेंसिटी हमेशा उसके वेरिएबल नहीं बना करके हम लोग क्या मानेंगे, इनकॉम्प्रेसिबल है। डेंसिटी का फार्मूला जब भी हम लगाएंगे तो कांस्टेंट मान के चलाएंगे। तो बीटा इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो डीपी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की, तो अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो बीटा इक्वल टू 0। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वे। अगर आपसे पूछा जाए कि बल्क मॉडुलस पर कमेंट करिए, सपोज व्हाट इज बल्क मॉडुलस, के इज इक्वल टू रो डीपी बाई डी रो, दिस इज बल्क मॉडुलस। अगर आपसे कहा जाए प्रेशर बढ़ने पर बल्क मॉडुलस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका क्या जवाब होगा, के इज इक्वल टू रो डीपी बाई डी रो। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बल्क मॉडुलस पर क्या असर पड़ेगा, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखिएगा नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, समझ अपनी जगह, पॉइंट अपनी जगह। नोट,
बाय इंक्रीजिंग प्रेशर नोट, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर bulk modulus of elasticity increases. By increasing pressure, bulk modulus of elasticity increases. प्रेशर इंक्रीज करने पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बाय इंक्रीजिंग प्रेशर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेज. प्रेशर बढ़ाने पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करता है. दैट इज के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. क्या मीनिंग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, समझ में क्या आ रहा है? प्रेशर बढ़ाने पर बल्क मॉडुलस बढ़ रहा है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमको देखना है. लिखिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट है. ये तो मैथमेटिक्स है जिसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता करके आगे बढ़ गए. के इज इक्वल टू व्हाट इज के इज इक्वल टू बोलिएगा रो डी पी बाई टी रो. यही है के इज इक्वल टू रो डी पी बाई डी रो. क्या होता है कि आप, या बेसिक डेफिनेशन क्या था? के इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस डी पी बाई डी. जनाब फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए इस वाले फार्मूले से. क्या है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, यहां पर भी आप सीधे देखिए प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? के की वैल्यू बढ़ेगी. क्या होता है अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो बल्क मॉडुलस बढ़ता है, उसका मीनिंग क्या है? या बल्क मॉडुलस बढ़ रहा है, उसका सिग्निफिकेंस फिजिकली क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सबस्टेंस है, इसके अपने एटम्स हैं, इसके अंदर इसके अपने एटम्स हैं, ठीक. अब इसको आप क्या करिए, कोई फोर्स दीजिए या प्रेशराइज करिए इसको पी प्रेशर से, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा. दबाएंगे आप इसके अंदर तो स्ट्रेन क्रिएट होगा माइनस डी बी बाई बी. इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 यूनिट है. लेट अस कंसीडर, समझिए इसकी यूनिट कितनी है? 2 यूनिट. आपने प्रेशर बढ़ाया, बल्क मॉडुलस बढ़ गया. प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? बल्क मॉडुलस बढ़ता है. क्या मीनिंग निकल रहा है जस्ट समझिए. अब आप इसको कंप्रेस, जब आपने कंप्रेस किया होगा तो अब होगा क्या, घटना क्या है आगे देखिए. ये छोटा हो गया होगा और जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे दबने के बाद क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे, पास पास आ गए. अभी भी माइनस डी वी बाई वी आपको कितना रखना है? 2 यूनिट. समझिए ध्यान से, अभी भी डी वी बाई वी कितना रखना है? कांस्टेंट 2 यूनिट रखना है. यानी उतना ही डिफॉर्मेशन आपको करना है. क्या करना पड़ेगा? मजबूरी क्या है आपको अब उतना ही 2 यूनिट डिफॉर्म करने के लिए इस प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा. इस प्रेशर को यहां 5 यूनिट था तो यहां पर 7 यूनिट रहेगा. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो रजिस्ट करना शुरू करेंगे, सॉलिड की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे. अब ये इसके क्या करना शुरू करेंगे? विरोध करना शुरू करेंगे. फिर अगले केस में और छोटा हुआ अगर, तो एकदम सॉलिड की तरह बिहेव करेगा. अब इसी 2 यूनिट का डिफॉर्मेशन करना अगर आपके अंदर है, इसको उतना ही डिफॉर्म करना है, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा. दैट इज P + 2dP 3dP इतना देना पड़ेगा, तब उतना ही अमाउंट क्या होगा? वो डिफॉर्म होगा. इसीलिए क्यों ये प्रेशर बढ़ाना पड़ गया? क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या कर गया था? बढ़ गया था. बल्क मॉडुलस बढ़ने का मीनिंग समझिए, प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा उतना ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गेन करने के लिए. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर. जब आपने एक बार बड़ा साइज था, आप उसको दबाया, आपने मॉलिक्यूल्स, उतना ही मॉलिक्यूल्स कम तो हो नहीं आएंगे, वो पास आएंगे. तो फिर आपने दबाया, अब उतना ही दबाना है आपको, तो फिर मॉलिक्यूल और पास आ गए. जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे उनके रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी या पावर बढ़ती चली जाती है. तो जब ये रजिस्ट करना शुरू करते हैं तो अब उतना ही डिफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए, तो अब उतने, अगर 5 यूनिट लगाते तो 2 यूनिट नहीं मिलता आपको डिफॉर्मेशन जो पहले मिल गया था. अब इसको 1.5 मिलता. तो क्या करना पड़ेगा? अब 2 यूनिट लेने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, 7 लाना पड़ेगा. अब फिर अगर आगे भी 2 यूनिट चाहिए तो 9 लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा. इसका मतलब है कि जैसे जैसे बल्क मॉडुलस बढ़ा, प्रेशर आपको क्या करना पड़ गया? बढ़ाना पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि प्रेशर बढ़ाने से बल्क मॉडुलस बढ़ता है. क्या फिजिकली आप लिखेंगे? पूछा जाता व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स
पास पास आ जाते हैं, जिससे वो अपोज करना शुरू कर देते थे। इस फिगर को बनाइए, मैं एक टैगलाइन लिख पाऊंगा, नोट। बिगर से स्मॉलर, इससे स्मॉलर, 2-2 यूनिट का ये कांस्टेंट हमने रखा है डिफॉर्मेशन, इसलिए प्रेशर बढ़ाना पड़ गया आपका, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। ये फिगर बना लीजिए रजिस्ट करने का, विरोध करने का। Note, bulk modulus increases with pressure. Bulk modulus increases with pressure because at higher pressure there will be large resistance for further compression, आगे कंप्रेस करने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, for further compression। क्लियर? तो बल्क मॉडुलस के बढ़ने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए हैं, इसलिए वो ज़्यादा रेजिस्टेंस अब ऑफर करेंगे। अब उतना ही अगर आपको स्ट्रेन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आपने बाय इंक्रीजिंग प्रेशर बल्क मॉडुलस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया आपका। तो ये जो है पोर्शन आपका, इस पोर्शन में एक और आपका टॉपिक है, दैट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास को हम लोग समराइज करके यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चल करके आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस को कवर करते हुए फिर हम लोग नए टॉपिक पर जो है इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।